अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। ट्रांसपोर्ट चैप्टर हम कर रहे हैं और उसका जो आज टॉपिक है वो है इम्यूनिटी कि एनिमल ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हमारे पास लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब जो इम्यूनिटी है ये असल में होती क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से ही जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है ना सेल्स होते हैं जो एज अ मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स के तौर पे काम करते हैं, जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। इम्यूनिटी इज़ एक्चुअली डिफेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। लाइक अगर कोई हमारे पास कोई किसी को डिजीज़ हो गई है या कोई बीमार है बंदा, या उससे किसी कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए या किसी वायरस किसी बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए जो नेचुरली हमारे अंदर इंसान के अंदर जो एक सिस्टम होता है उसे कहा जाता है इम्यूनिटी के तौर पर लिए। यानी कि इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो वो हम लिख सकते हैं ability to protect from effect of pathogens. Pathogens are the foreign particle, ठीक है, उनके इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो एक प्रोटेक्शन होती है, जो हमारी बॉडी को नेचुरली प्रोटेक्शन होती है, उसे कहा जाता है इस इम्यूनिटी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। अगर तो इम्यूनिटी की हमारे पास जो है 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब जो मैं अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में कुछ समझाऊं तो ये जो है ना नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक, इसके अलावा ये इननेट होता है। इननेट का मतलब है कि बाय बर्थ हमारे अंदर इंड्यूस होता है। ठीक है, ये अडॉप्टिव नहीं होता, इननेट होता है, जिसका मतलब होता है बाय बर्थ। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, ये फर्दर हमारे पास इसके 2 बैरियर्स होते हैं, एक होता है केमिकल बैरियर और एक होता है मैकेनिकल बैरियर। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे मैकेनिकल बैरियर की। मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। अब जी ये मैकेनिकल बैरियर क्या होता है? मैकेनिकल बैरियर में जो मेजर हमारे पास जो एक ऑर्गन या एक हमारे पास जो मेजर पार्ट है, दैट वाज स्किन। ठीक है, स्किन इज द मेजर। ठीक है, स्किन में हमारे पास इट इज फर्दर कैरेक्टराइज्ड इनटू एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ठीक है जी। अब जो हमारे पास एपिडर्मिस है ना, उसमें हमारे पास होता है केराटिन होता है। केराटिन लाइक केराटिनाइज्ड, ये हमारे पास सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं केराटिन। इसके अलावा हमारे पास इसमें मेलानोसाइट्स होते हैं। मेलानोसाइट्स मेलानिन की प्रोडक्शन करते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद एपिडर्मिस में हमारे पास क्या आता है? लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। ये जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, अब जो हमारे पास है ना, अगर मैं एपिडर्मिस लेयर की बात करूँ तो ये होती है ड्राई। ठीक है, ड्राई होने की वजह से जो हमारे पास अगर कोई ये हमारे पास स्किन है ना, अच्छा जी, तो मैं ये स्किन की बात कर रही थी कि हमारे पास जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये लाइक ड्राई होती है। तो ड्राई होने की वजह से क्या होती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं
या कोई बैक्टीरिया है वो जब स्किन पे आके मतलब बैठता है, या जो स्किन होती है एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो ड्राई होने की वजह से वो जो वहाँ पे रिसाइड नहीं कर पाते बैक्टीरिया, ठीक है ना, माइक्रोब्स वहाँ पे रिसाइड नहीं कर सकते, तो इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है या वो आगे कंटिन्यू डिवाइड नहीं करते, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्शन के तौर पे इस तरह से यूज़ होती है, ठीक है। अगर डर्मिस की बात करें ना तो डर्मिस में ग्लैंड्स आ जाते हैं। ये मैं ज़रा ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसे रेज कर देता हूँ, मेरे पास ना स्पेस बन जाए, ठीक है। एपिडर्मिस हो गया, मैं भी यहाँ पे डर्मिस की बात करती हूँ। तो डर्मिस में हमारे पास आते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ये जो फर्दर हमारे पास डिवाइड हो रहा है आगे, ग्लैंड्स दो किस्म के होते हैं हमारे पास स्किन में। एक होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस, और एक होते हैं हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स। जो सेबेशियस है ना वो हमारे पास सीबम को रिलीज करते हैं। ये एक ऑयली सिक्रीशन होती है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी स्किन जो होती है ना वो होती है ऑयली होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो स्किन जिनकी ऑयली है, फेस पे ऑयल आ गया, ठीक है। अब ये जो ऑयल आता है, ये जो सीबम इसे असल में कहा जाता है, ये एक ऑयली सी सिक्रीशन होती है। ये सीबम क्या है जी, अगर कोई माइक्रोब आके स्किन पे बैठ जाए ना तो ये सीबम एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करता है, यानी कि उस माइक्रोब को ये किल कर देगा। अगर कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई माइक्रोब है, कोई ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल है, जो स्किन को नुकसान पहुंचाती है, तो उसको जो है ना ये सीबम जो है ना किल करेगा, ठीक है। मीन कि अगर आपके फेस पे ऑयल आ गया, सीबम आ गया, तो आप अजी मुंह ही नहीं धो रहे हैं कि अच्छी बात है हमारी स्किन की प्रोटेक्शन हो रही है, नेवर, ठीक है। अगर जो मुंह पे आके के सीबम मतलब सीबम आ गया तो माइक्रोब आया है, कोई माइक्रोब आया है, उसको सीबम ने मतलब डैमेज किया, अब उसकी जो माइक्रोब की डेड बॉडी हमारी स्किन पे रह जाती है, ठीक है, और वो भी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती। उससे ये होता है कि बहुत से लोगों को पिंपल्स निकल आते हैं, जिनकी स्किन ऑयली होती है ना, उनको पिंपल का अक्सर मसला होता है, तो पिंपल्स भी इसीलिए निकलते हैं। तो अगर आपके मुंह पे सीबम आ जाए तो उसका मतलब है जाके धो लिया करें फेस, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, पता चले जी कि मैम ने कहा था सीबम ही सब प्रोटेक्टिव ले, तो हमने 10-10 दिन मुँह ही नहीं धोना, ठीक है, तो मुँह धो लिया करें आप। अच्छा जी, तो अब मैं बात करी थी स्वेट ग्लैंड्स की। अगर हम आगे बात करें तो ये हमारे पास स्वेट प्रोड्यूस होता है, स्वेट पसीने को कहा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ अ वाटरी सिक्रीशन, ठीक है, वाटरी लाइक होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास ये दोनों स्वेट और सीबम दोनों, ये दोनों हमारे पास से रिलीज करते हैं लाइसोजाइम को, लाइसोजाइम को रिलीज करते हैं। और इसके अलावा जो है ना लैक्टिक एसिड भी ये रिलीज करता है। लैक्टिक एसिड होने की वजह से हमारी जो स्किन है इट इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। तो अगर पूछ लें कि स्किन स्लाइटली एसिडिक होते हैं, एसिडिक है वो किस वजह से, तो आपने कहना लैक्टिक एसिड हमारे पास ये जो ग्लैंड्स है वो रिलीज करते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो अगर हम देखें सेबेशियस ग्लैंड्स के बारे में बोल रहे हैं, इट इज़ अ मेजर ग्लैंड ऑफ स्किन, ठीक है, ये मेजर है हमारे पास, मेजर ग्लैंड्स, ओके जी, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्किन का डिफेंस सिस्टम हो गया। मैकेनिकल बैरियर्स थे, हो गए। अब हम करेंगे केमिकल बैरियर्स की बात। केमिकल बैरियर्स, इट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है। फर्स्ट वन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, digestive system, and second one is respiratory system, ठीक है जी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिलीज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा ACL, इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस होता है जिसे एक्स्ट्रा सेल पेनक्रियाटिक जूस भी कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है।
और इसे पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, ठीक है जी। और अगर अब इनके फंक्शंस की बात करें तो ये किस तरह से एज अ केमिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं, तो वैसे इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे जो हमारे पास न्यूट्रिशन चैप्टर है उसमें, लेकिन ठीक है अभी मैं अगर थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूँ तो ये हमारे पास जो HCl होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होते हैं, HCl भी होता है, ये हमारे पास बैरियर्स के तौर पे इस तरह से काम करते हैं कि HCl हमारे पास जो होते हैं ना पीएच मेंटेन करते हैं हमारे, उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस भी इसी तौर पे ही काम करता है, ठीक है। तो इनकी डिटेल जो है वो मैं वहाँ पे याद करूँगी, यहाँ पे सिर्फ डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जो है ना आपको बताना है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर मैं रिस्पिरेटरी की बात करूँ तो इसमें हमारे पास जो है ना म्यूकस वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल, और इसमें हमारे पास इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल बैरियर्स। सो अब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, इरेज करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें हमारे पास क्या प्रोसेस होता है कि ये भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन स्पेसिफिक, और ये हमारे पास इनेट ही होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ। उसके बाद अगर देखें तो ये कैरेक्टराइज आगे ही हमारे पास डिवाइड होते हैं, तो सेल्स में होते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास जो है ना डिवाइड होते हैं इन्फ्लेमेटरी, इसके जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं तो वो भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सबसे पहले मैं सेल्स की बात करूँ कि वो कैसे एज ए डिफेंसिव सिस्टम काम करते हैं, तो ये होता है सेल्स, ठीक है। सेल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोसाइट्स की, मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स का क्या सिस्टम होता है कि इसी में ये देखें, ये हमारे पास मैक्रोफेजेस आए, वो आए हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में क्या हुआ जी कि जब ये मैक्रोफेजेस यहाँ पे आए तो लाइजोजाइम्स ने क्या किया जी, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। जब वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गए, माइक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय हुए, वो उन्हें की जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर शो होने लग जाएंगे, उन्हें अपने ऊपर ये ऐसे शो करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये शो हो रहे हैं ना पार्टिकल, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ये अटैच जो हुए हैं ऊपर, इट इज ड्यू टू द हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, ठीक है, मेजर हिस्टोन कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका मतलब है मेजर हिस्टोन कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, वो जो है ना हमारे पास इनको ऊपर ये जो शो हो रहे हैं पार्टिकल्स, इसकी वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है जो ये जब हमारे पास ऊपर ये शो हुए हमारे पास ये पार्टिकल्स फॉर्म, पार्टिकल्स के जो छोटे पीसीज हैं जब वो शो होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस होता है, ल्यूकिन 1। अब ये जो इंटरल्यूकिन 1 है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ, यानी कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं उसकी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ अटैचमेंट, वो जो सिस्टम है इसका आगे वो मैं फीवर में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं सिर्फ अगर मोनोसाइट्स की वर्किंग के बारे में सिर्फ बात करूँ ना, तो जो इंटरल्यूकिन सेल्स हैं ये क्या करती हैं जी, ये हमारे पास जो है ना मोनोसाइट्स को कन्वर्ट जो है ना फोर्स करते हैं, या उन्हें मोनोसाइट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि जी मैक्रोफेजेस बनाएं, ठीक है। मोनोसाइट्स आर कन्वर्टेड टू मैक्रोफेजेस, इंटरल्यूकिन 1 ये करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे पास
ऊपर हमारे मैक्रोफेजेस के पार्टिकल्स को शो करते हैं, तो इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस होता है जो रिस्पॉन्सिव होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द मोनोसाइट्स इनटू। इसके अलावा ये हमारे पास अदर इम्यून रिस्पॉन्स में भी होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है इंटरल्यूकिन 1, हाइपोथैलेमस में जाता है, ठीक है। ये वो सिस्टम जो है ना, ये सारा एक्सप्लेन तो हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ मोनोसाइट्स की वर्किंग की बात करी तो वो इस तरह से होती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये लाइसोसोम्स को, लाइसोजाइम जो है ना उनको प्रोड्यूस करते हैं, लाइसोजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। लाइसोजाइम आपको पता है इन्वेल्पमेंट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स की, ठीक है। अब जो मोनोसाइट्स की एक पॉइंट रह गया था कि इनका जो शॉर्ट सी लाइफ होती है, ये 10 to 20 आवर्स की इनकी लाइफ होती है, ठीक है, ये मोनोसाइट्स की, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें न्यूट्रोफिल्स की, अगर मैं बात करूँ तो ये इनकी मूवमेंट होती है एज सूडोपोडिया, यानी कि जो फॉल्स फीट की जो होती है ना मूवमेंट, इस तरह से इनकी मूवमेंट होती है, सूडोपोडिया की तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल की अगर लाइफ देखो तो वो शॉर्ट होती है। अबाउट टिश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो टिश्यूज़ में ये 4 to 5 days रहते हैं इन टिश्यूज़, और ये 4 to 8 आवर्स, 4 to 8 आवर्स रहते हैं हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। मैं इसको ज़रा इरेज कर लूँ। अच्छा जी, तो न्यूट्रोफिल्स का हो गया, ये लाइसोसोम प्रोड्यूस करते हैं, अगर सूडोपोडिया इनकी होती है, और ये टाइप है न्यूट्रोफिल हमारे पास जो ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना उनकी टाइप है। ये मैंने वाइट ब्लड सेल्स में आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल्स आर द टाइप ऑफ द ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये भी सेल की ही बात चल रही है हमारे पास, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स का ये होता है कि ये देखिए, ये हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स आ गए, एनकेसी हो गए, ठीक है। ये हमारे पास पोरिन को या परफोरिन्स को प्रोड्यूस करेंगे, पोरिन और परफोरिन्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, हमारे पास बैक्टीरिया में जाएंगे, बैक्टीरिया में आया। अब बैक्टीरिया में क्या होता है, लाइक ये अगर हम बैक्टीरिया का सेल देखें, अगर बैक्टीरिया को इस तरह से होगा, जब ये हमारे पास बैक्टीरिया में इंटरफेरोन पोरिन आएगा बैक्टीरिया में, तो इस तरह से इसमें पोर्स हो जाएंगे बैक्टीरिया की सेल में, इसमें मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब क्या होगा जी, जब ये इसका सोल्यूट बाहर आने लग जाएगा तो इसके अंदर जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, और जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाएगा। और बाहर अगर हम देखें, बाहर हमारे पास वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा और सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। जब ये पोजीशन आएगी कि अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा और सोल्यूट पोटेंशियल कम हो गया, तो ये सेल जो बर्स्ट कर जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम ग्रेन्जाइम्स हैं हमारे पास कुछ, इनका कुछ ये पॉइंट्स ही हैं, सिर्फ इनका एज अ वर्ड के तौर पे नहीं याद रखना है, ये कोई इसकी डिटेल नहीं आती। ग्रेन्जाइम्स होते हैं, ये अपोप्टोसिस करवाते हैं, ये अपोप्टोटिक सेल्स होते हैं जो अपोप्टोसिस करवाते हैं, अपोप्टोसिस करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पैथोजेंस होते हैं कुछ, ये क्या करते हैं, ये इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। वो मैं बोल रही हूँ तो वो आप लिख लीजिएगा कि पैथोजेंस जो है इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा जैसे भी मैंने बताया कि नेचुरल किलर सेल्स पोरिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो पोरिन्स भी ऐसा क्या करते हैं जी, ये पोर्स को क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटरफेरोन्स आते हैं। Interferons, these are the heterogeneous group of the lipoproteins. लिपोप्रोटीन्स हैं,
इसके बाद अगर हम देखें तो ये इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन में। ठीक है जी, रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो से होता है कि लाइक जो हमारे पास पोर्स आए, मतलब इंटरफिरोन्स है ना हमारे पास, ये होते हैं, ये भी पोर्स को क्रिएट करेंगे। पैथोजन है, कोई वायरस है उसकी, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि उनका जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो बाहर की तरफ लूज़ करना शुरू हो जाता है। लूज़ करने की वजह से जो मैक्रोफेजेस हैं, जब वो बाहर निकलता है, प्लाज्मा ब्रेन से बाहर निकल गया है, तो जो मैक्रोफेजेस है वो स्टिमुलेट हो गया, भाई कोई फॉरेन चीज़ है, कोई अलग चीज़ आई है, ठीक है जी, तो वो फैगोसाइटोसिस उनकी करवा देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर इनकी एग्जांपल में लिखूँ, मैंने जैसे मैं आपको समझा दी, तो मैं रिपीट कर दूँ तो वो इसका ये प्रोसेस होता है कि वायरस में हमारे पास पोर्स हुए, उनका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल लूज़ हुआ, मैक्रोफेज उससे एक्टिवेट होंगे और वो फिर क्या करें जी, फैगोसाइटोसिस कर देंगे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस आर इंटरफेरोन्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ना एक फेडरल में टर्म लिखी हुई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ये होता है कि इसमें हमारे पास 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, टाइप्स हैं प्रोटीन्स की, ठीक है, इन लीवर, ठीक है। तो इनएक्टिवेट फॉर्म में ये रिलीज होती हैं, तो लाइक उनको जो एक्टिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सेकंड डिफेंस लाइन का जो है ना, हमारे पास जो एक सेकंड फंक्शन था वो था इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, इसका ये होता है कि इन्फ्लेमेशन असल में क्या होती है। वर्ड इन्फ्लेमेशन मीन्स सेटिंग ऑन फायर। ऑन फायर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन असल में होती क्या है कि मतलब अगर हमारे पास पेन हो रही हो, हमें स्वेलिंग हो जाए कहीं पे, इसके अलावा रेड एरिया हो जाता है बाजू का, लाइक कोई एलर्जी हो गई है या कोई ऐसा मसला होता है तो रेड एरिया हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेंसरी फंक्शन का लॉस्ट होना भी इन्फ्लेमेशन ही कहलाता है। सेंसरी फंक्शन का लॉस्ट होने से मुराद ये होता है कि सेंस नहीं कर पाता हमारे पास, मतलब अगर हमें कहीं चोट लग गई है तो वो हमें सेंस नहीं हो रहा कि लाइक जैसे सेंसरी फंक्शन ये होता है ना कि अगर हमारी सेंसेस अच्छे से काम नहीं कर रही होती सिस्टम में, हमारे पास ये होता है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल चोट लग गई कहीं पे तो हमें उसकी तकलीफ़ का जो उसका अंदाज़ा है वो नहीं अच्छे से हो रहा होता, वो पता नहीं चल रहा, तो हमारे ब्रेन तक इसका जो है ना नहीं जा रहा होता है, मैसेज नहीं जा रहा होता, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें वो हमारे पास होता है कि असल में ये होता है कि ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्किन है, ये हमारे पास स्किन हो गई, ये ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है। एक क्या हुआ है जी, कोई एक कांच का कोई नुकीला टुकड़ा या कोई कांच आके हमारे पास लगा है स्किन में, ये इस तरह से इसके इर्द गिर्द ब्लड के जो वेसल्स हो गए, ठीक है, सेल्स हो गए हमारे पास, क्या होगा, रिलीज करेगा हिस्टामिन को। हिस्टामाइन भी से कहा जाता है, हिस्टामिन भी कहा जाता है। अच्छा जी, हिस्टामिन क्या करेगा जी हमारे पास ये रिलीज होता है बाय बेसोफिल सेल्स या मास्ट सेल्स, वो इसे रिलीज करते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये करवाता है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन अब क्या होती है कि वेसल्स को ये डायलेट करता है, जब वेसल्स को डायलेट करता है तो यहाँ पे ब्लड फ्लो जो इंक्रीज हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज कर जाता है। ब्लड फ्लो जब इंक्रीज करता है तो यहाँ से हमारे पास जब यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो उसमें हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स भी आ रहे होते हैं,
VBCS वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, ठीक है। तो इस वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो डेब्रिस को रिमूव कर देते हैं, जो भी यहाँ पे मतलब डेब्रिस इकट्ठा हुआ होता है उसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा जो है ना वो किल कर देते हैं अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी अगर इसके ज़रिए कोई भी कोई इन्फेक्शन, कोई पैथोजेंस अगर स्किन के अंदर आए तो उसको भी वाइट ब्लड सेल्स किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन का थोड़ा सा रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो गया। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हमारा जो दूसरा होता है उसे कहा जाता है फीवर। फीवर, बुखार। अब ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि मैक्रोफेजेस आएंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उनके पार्टिकल्स को लाइसोसोम के जरिए उनको बर्स्ट करेंगे, मैक्रोफेजेस को उसके ऊपर हमारे पार्टिकल्स के ऊपर ऐसे करके शो करेंगे। जब वो शो हो जाएगा हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। अब जो इंटरल्यूकिन 1 है वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास जो है ना हेल्पर टी सेल्स, ये हमारे पास हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये उसके ऊपर ऐसे शो हो रहा है ना, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 है, यहाँ पे हमारे पास हेल्पर टी सेल्स आ जाएंगे, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हेल्पर टी सेल्स के ऊपर भी इस तरह से रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, इन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अब जो इनकी अटैचमेंट है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, वो इंटरल्यूकिन 1 करवा रहा है, ल्यूकिन 1, ठीक है। अब जो हमारे पास ये हेल्पर प्रेजेंटिंग हेल्पर टी सेल्स हैं, ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं इंटरल्यूकिन 2 को, ल्यूकिन 2 को। इंटरल्यूकिन क्या करता है, ये हमारे पास रिलीज करता है पोरिन्स को, और इसके अलावा ताकि पोरिन्स को भी रिलीज कर देता है, और इसके अलावा ये बी सेल्स को एक्टिवेट करता है कि ताकि वो एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर दे, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 का काम की बात होगी, मतलब इंटरल्यूकिन 1 का काम बी सेल्स को रिलीज और पोरिन्स को प्रोड्यूस करना होता है, 2 का सॉरी। अब यहाँ पे ये होता है कि जब पैथोजेंस होते हैं हमारे पास, हाइपोहीमेसरा, ठीक है, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस हो गया, ये, ठीक है। हाइपोथैलेमस में क्या जी, पैथोजन आया, उसने थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब किया, ठीक है। उसने पैथोजन ने पायरोजन को रिलीज किया, जन ने जना थर्मोस्टेट को भी डिस्टर्ब किया, इसके अलावा उसने हमारे पास पायरोजन को रिलीज किया। ये जो पायरोजन है वो डिस्टर्ब करेगा थर्मोस्टेट को और बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करके ना देखिए, अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि पैथोजन हमारे पास आया सेल बॉडी में, उसने क्या किया जी, वहाँ पे आके प्रोड्यूस किया पायरोजन को। पायरोजन ने थैलेमस को थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब किया, हाइपोथैलेमस स्टेट को जो है ना डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने से क्या किया, इसने बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह क्या थी कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, इसने हमारे पास 37 से टेम्परेचर 39 कर दिया। द रीज़न इज़ दिस कि ये 39 टेम्परेचर पे प्रोड्यूस कर सकता था। अब इसका ये मैंने कोई मोहर नहीं लगा दी कि यार पैथोजन 39 पे रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बात कर रही हूँ कि उसने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, उसने उस टेम्परेचर तक पहुँचाया बॉडी का ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है जी। ये रिप्रोड्यूस हो गया, उसने अपनी रिप्रोडक्शन का काम कर लिया। अब हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम की जब यहाँ पे बात हो रही है, तो जब देखा हमारी बॉडी ने कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इसने हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स को जो है ना रिलीज करना शुरू कर दिया, WCs ने को रिलीज किया। WCs ने हमारे पास यहाँ पे ना रिलीज किया एंडोपायरोजन्स, पैथोजन ने पायरोजन रिलीज किया, इसने उसका काउंटर वर्ड करने के लिए एंडोपायरोजन को रिलीज कर दिया। एंडोजीनस पायरोजन इसे असल में कहा जाता है, ठीक है। मैं अगर इधर लिख दूँ एंडोजीनस यानी कि अंदर जो है ना रिलीज होने वाला, एंडोपायरोजन भी कहा जाता है और एंडोजीनस को हम यहाँ पे एंडोजीनस
मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म को लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये एंडोपायरियोजन ने क्या किया जी, 39 पे वो पैथोजन इंक्रीजर टेम्परेचर लेके गए थे, इससे 39 से टेम्परेचर फ़ौरन कर दिया जी 40, 39 से हमने चलो 42 कर दिया। इसने टेम्परेचर को इतना हाई कर दिया कि रिप्रोडक्शन की जगह पैथोजन मर ही जाए, पैथोजन इस टेम्परेचर पे सर्वाइव ही ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि वो इस टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकता था, तो टू मच हाई टेम्परेचर होने की वजह से हमारे पास जो है ना पैथोजन मर गया और कोई डिजीज़ नहीं कॉज हुई, ठीक है। अब जो इससे यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फीवर होता है बंदे को कि बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ है, वो बॉडी के ही डिफेंस के लिए हाई हुआ होता है, ताकि हमारे बॉडी में पता चल जाता है कि कोई पैथोजन चला गया ना, तो उस पैथोजन को किल करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन की जगह खुद किल हो जाए। ये जो हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर है उसको कहा जाता है पायरिक्सिया। अच्छा जी, एक ये आपने बात याद रखनी है कि जो वायरस होता है, अगर वायरस होता है पैथोजन एक कोई वायरस, ठीक है, तो जो हाई टेम्परेचर है इन्वेलप्ड वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अगर कोई इन्वेलप्ड वायरस है तो हाई टेम्परेचर से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो भी किल हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं पायरिक्सिया की बात करी थी तो इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटी पायरिटिक मेडिसिन आती हैं, एंटी पायरिटिक मेडिसिन यूज होती हैं जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोग्लैंडिन्स उसको कम कर देती हैं, ठीक है। उसकी प्रोडक्शन कम होने से ये होता है कि हमारे पास फीवर जो होता है ना वो उसका थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फीवर। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास सिर्फ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रह गई है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया तो वो, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वैसे लंबी है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। तो आज का लेक्चर यहाँ भी ख़त्म होता, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें प्लीज़।